जय हिंद दोस्तों। हम अपने हीरो को शत शत नमन करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, हीरो ऑफ इंडिया, हीरो नहीं सुपर हीरो ऑफ इंडिया। आपको पता है ना, आज है 23 जनवरी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेट सुपर हीरो ऑफ इंडिया, जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई। हम आज उन 5 कोट्स को देखेंगे जो अमर हो गई है। सुभाष चंद्र बोस की वो बातें जो इन्होंने कही और अमर हो गई, जिसकी वजह से भारतीयों में इतना जोश भर गया कि उन्होंने भारत को आजाद करा दिया। एटली ने बोला था, प्राइम मिनिस्टर एटली ने, कि सिंपल सी बात है भाई, गांधी जी ने नहीं, एक्चुअली में सुभाष चंद्र बोस की वजह से आजादी मिली, क्योंकि हमारी उन्होंने बैंड बजा दी, हम इतना कमजोर हो गए। तो बहुत सारे लेक्चर्स मैंने सुभाष चंद्र बोस पर लिए हैं। हाल ही में अभी आपने देखा रिपब्लिक डे परेड में जो झांकियां निकलती हैं, उसमें बंगाल की झांकी को खाली 12 स्टेट्स को ही जगह मिली है, बाकी 26 स्टेट्स ने प्रपोजल जो है वो सबमिट किया था। लेकिन उसमें से आप समझिए कि बंगाल की झांकी, मैं बहुत ही एक्साइटेड था, मतलब बंगाल की झांकी को जगह मिलनी चाहिए थी। बट यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी के कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, क्योंकि देखिए बंगाल की झांकी में इस बार अरबिंदो घोष, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सब थे, लेकिन उस झांकी को जगह नहीं मिली। तो लोगों का गुस्सा कि ऐसा कैसे आप कर सकते हो। तो हुआ ये कि यहां पे सुभाष चंद्र बोस का एक तो स्टैचू इंडिया गेट पे लगाया जाएगा, दूसरा रिपब्लिक डे शुरू ही सुभाष चंद्र बोस के सेलिब्रेशन से होगा। तो आज इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाएगा। महानायक सुभाष चंद्र बोस की कुछ बातें हम देखेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। दोस्तों ये एनसीईआरटी हमने कवर की है, इट्स अ कंबाइंड एनसीईआरटी कोर्स, और अब ये अपडेट होंगी और मैं इसको अपडेट करने वाला हूं। पहली बात, स्मार्ट बोर्ड पे अपडेट होगी। हिंदी में पीडीएफ जो है वो हम अपडेट कर रहे हैं। फरवरी से हिंदी में पीडीएफ अपडेट होना शुरू हो जाएंगी, और टेस्ट सीरीज तो हम दे ही रहे हैं। 11th-12th के सवाल भी हम लेंगे। तो आप ये समझिए कि ये सब कुछ आपको बहुत ही कम दामों में मिल रहा है, लेकिन जैसे ही अपडेशन शुरू हो जाएगा फरवरी से, वैसे ही इसके दाम बढ़ जाएंगे। तो बेस्ट यही है कि आप अभी इसको अवेल कर लें। अभी आपको उसी दामों पे ये कोर्स मिल जाएगा और सारे अपडेशन आपको सेम प्राइस पे मिल जाएंगे। तो लेट्स पार्टिसिपेट एंड पे ट्रिब्यूट सेलिब्रेटिंग दी 125th एनिवर्सरी ऑफ नेताजी। सुभाष चंद्र की जयंती पर हम उनको नमन करते हैं। कितनी गजब की बात है। भारत को लूट लिया था अंग्रेजों ने, लूट लिया लिटरली। मैं ये बोलूंगा चोर उचक्के थे ये। समझिए कि बंगाल से ये शुरू हुआ था 1757। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास भी बताता चलूंगा। 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी लड़ी गई, ठीक है। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल, ये 2 बैटल्स ने सब चेंज कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन प्लस दीवानी राइट्स अंग्रेजों को, मतलब आप, मैं थोड़ा भूमिका बताता हूं फिर मजा आएगी। अंग्रेजों को दीवानी टैक्स कलेक्ट करने की पावर जो है वो अंग्रेजों को मिल गई। अब आप ये समझिए कि अंग्रेजों ने भारत को धीमे से खत्म करना शुरू किया। उन्होंने क्या किया, इनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, परमानेंट सेटलमेंट फेल, बुरी तरीके से फेल। जमींदारों को सब दे दिया, जो पेजेंट्स थे वो खत्म हो गए। इनकी परमानेंट सेटलमेंट आया, फिर उसके बाद रैयतवाड़ी सिस्टम, ये भी फेल। देन महालवाड़ी सिस्टम, ये भी फेल। पूरी तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर नहीं पाए। भयानक एक्सप्लॉयटेशन, 1770 का बंगाल का फेमाइन। आप ये समझिए कि 1770 से लेकर 1857 तक 12 से ज्यादा फेमाइन्स आए थे। 1897 का फेमाइन, इतने फेमाइन आए, इतने ज्यादा भुखमरी हुई, खत्म हो गए। हमारी जो धरती है ना, वो खून से लाल हो गई। पता है कैसे? हड्डियां घिस घिस के। भाई विलियम बेंटिंग ने तो बोला था ना कि बुनकरों, मतलब ये जो पूरे प्लेन्स है, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, वो सफेद हो गए हैं हड्डियों से, हड्डियां घिस घिस के। जो ये गरीब किसान है, उसको इतना एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि उनकी हड्डियां घिस गई हैं, और उससे ये प्लेन्स जो है वो सफेद हो गए हैं। इतनी बुरी हालत कर दी थी। कोई मतलब था ही नहीं कि तुम मरो चाहे जियो। हमारे पास कोई हीरो नहीं था उस समय। बहुत कम ऐसे लोग थे जो आवाज उठा रहे थे। मराठा खत्म, सिख एम्पायर खत्म, बंगाल पूरा जो प्रिंसली स्टेट्स थे, सब्सिडरी अलायंस के चलते, गुलामी के चलते, पूरा यहां पे ब्रिटिशर के पास।
कोई भी नहीं आया। 1885 में कांग्रेस आती है, लेकिन वो भी एक तरीके से 1885 से लेकर 1905 तक एक अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन सेफ्टी वाल्व थ्योरी की तरह उसको लेके आए थे। सेफ्टी वाल्व थ्योरी, सेफ्टी वाल्व उसको बोला ही जाता है कि ये तो एक्चुअली में ब्रिटिश के लिए काम करेंगे, है ना, ताकि जो भारतीय जनता उसको कंट्रोल में किया जा सके। सारी उम्मीद खत्म होती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि लोग बस ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होते थे कि बस हमको कुछ तो दे दो। जब चंपारण सत्याग्रह खत्म हुआ, गांधी जी अपनी किताब माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में लिखते हैं, तो उसके बाद फिर चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को बहुत बड़ी जीत मिली। तो उसके बाद गांधी जी चंपारण में काम करने लगे, क्योंकि देखिए इंडिगो नील की खेती की जाती थी ना, तो बंगाल से तो उनको भगा दिया, फिर ये बिहार में आए। तो अब इसमें हुआ क्या कि जो कस्तूरबा उनकी वाइफ थी वो काम कर रही थी, तो वहां पे जितने जो किसान थे उनकी बीवियां थी, एक एक महीने से एक साड़ी, कपड़े तक नहीं थे पहनने के लिए। तो जब बोला कि अरे आप इतनी गंदगी में रह कैसे रहे हो, तो बोला कि फिर गांधी जी से बोलता हूं हमारे लिए कुछ कर दिया, कुछ दिला दे। ऐसी हालत थी, ना पहनने के लिए कपड़ा दिया, ना खाने के लिए खाना तो था ही नहीं। कमर्शियलाइजेशन, इंडिगो उगाओ, ये जितने भी कमर्शियल क्रॉप है, चाय उगाओ, किसान इंडिगो नील खाएगा क्या, किसान कॉटन खाएगा क्या, नहीं, लेकिन तुमको उगाना है क्योंकि तुमको नौकरी करनी है, तुम गुलाम हो हमारे। भारतीयों की यही औकात दिखा दी कि तुम ऐसे गुलामी करने के लिए पैदा हुए हो। और जो ऊंचा तबका था उसको कोई लेना देना नहीं, जो अपर क्लास था वो अपने में ही मस्त। ब्रिटिश ने बहुत ही सोची समझी चाल के तहत लूट लिया, पूरा लूट लिया, पूरे भारत को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। कोई किसी की औकात नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कोई आवाज उठाए। इसी दौरान एक तरफ हमें देखते हैं कि भयानक फेमाइन आया, भयानक भुखमरी भारत में, और दूसरी तरफ जन्म होता है सुभाष चंद्र बोस का। 23 जनवरी, डेट याद रख लो, 23 जनवरी 1897 सुभाष चंद्र बोस नेताजी का जन्म होता है। उसी वक्त ब्रिटिश का काल लिख गया, उस स्वर्ण अक्षरों से लिख गया, अब तुम्हारी सत्ता मैं समाप्त करूंगा। मैं बताता हूं कि एक्चुअली में भगा भगा के कैसे मारा जाता है। सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही अमीर परिवार, मतलब काफी समृद्ध परिवार में जन्मे। इनके पिताजी जो थे बहुत बड़े बैरिस्टर, अपने बेटे को पसंद नहीं करते थे। पता है क्यों? क्योंकि वो थोड़े से ब्रिटिश के अलाइंड थे। जितने भी उस समय पढ़े लिखे लोग थे ना ब्रिटिश के अलाइंड, लेकिन सुभाष चंद्र बोस तो भाई बचपन से ही रिबेलियस। प्रेसिडेंसी कॉलेज में गए, वहां पे प्रोफेसर कुछ 3-5 कर रहा था, मारा घसीट गए। बोला कि इसी की तैसी तुम्हारी, तुम बहुत ब्रिटिशर, ये क्या तुम अंग्रेजों के जो मतलब ये तो बन रहे हो ना, तुम यहां मत दिखाओ। प्रोटेस्ट, पूरे प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोटेस्ट, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते तुम्हारी ऐसी की तैसी। और सुभाष चंद्र बोस ने मिनटों में पूरी सरकार एकदम घुटने पे आ गई, ऐसे थे। उसके बाद हमें देखते हैं कि कांग्रेस ज्वाइन की, इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, कांग्रेस में दबदबा, इतनी तेजी से यंग इंडिया लीग बना ली। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छे दोस्त थे, आप याद रखिएगा। यंग इंडिया लीग, हाईली क्वालिफाइड, ब्रिटिश पढ़ने गए, 6 महीने के अंदर अंदर सिविल सर्विस निकाला। इंडियन सिविल सर्विस, उसमें आईसीएस होता था, बहुत मुश्किल था, ब्रिटेन जाके पढ़ाई करनी पड़ती थी, वहां पे भी चाटा मार के आ गए कि हट। ऐसा 1839 में इलेक्शन हुआ, कांग्रेस का इलेक्शन प्रेसिडेंट, और उस समय अगर सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही, देखिए ही वाज अ ब्रिलियंट डिप्लोमैट। हर मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इनमें ना हो। उस समय अगर राष्ट्रपति मतलब अध्यक्ष, पार्टी प्रेसिडेंट हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के, तो देश बदल जाता। समझ रहे हो? मतलब अलग ही इतिहास होता भारत का। ब्रिटिशर, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं दोस्तों, 2-3 साल में सुभाष चंद्र बोस उनका काम तमाम कर देते, वर्ल्ड वॉर 2 में खत्म कर देते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया गया, बुरी तरीके से हारे, प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। लेकिन क्योंकि गांधी जी बहुत ज्यादा सीनियर थे, उनका लिहाज करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसके बाद फिर अंग्रेज छोड़ेंगे थोड़ी ना, सुभाष चंद्र बोस सड़कों पे आ गए वर्ल्ड वॉर 2 के चक्कर में। 1940 में सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट कर लिया, और वहां से भी समझिए कि क्या कहानी है भाई, क्या जेम्स बॉन्ड फेल, इथन एंड फेल, वहां से भी भाग निकले सुभाष चंद्र बोस। उनकी कैद से, वो मैंने लेक्चर लिया है दोस्तों 3 दिन पहले, आप देखिएगा। और उसके बाद कहां गए? जर्मनी। भाई जर्मनी, रशिया, हर जगह गए। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। एक इंसान ने, समझिए एक इंसान ने एक पूरी आर्मी को खड़ा कर दिया, पूरी फौज को खड़ा कर दिया।
इतने बड़े एम्पायर, कहते हैं ना कि द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, इस सूरज को बुझा दिया, सूरज को अपने साथ ले आए कि सूरज की असली चमक तो हम दिखाते हैं तुमको। इतने बड़े साम्राज्य, जिसने फ्रांस नेपोलियन को हराया, जिसने पता नहीं किसको, अकेले एक पूरी आर्मी अकेले खड़ा कर दिया कि अब हरा के दिखाओ तो जाने। और मात्र 3 साल के अंदर अंदर ब्रिटिशर भाग गए, बोरिया बिस्तर बांध के निकल गए। ये है इनका ऑरा। और अगर ये जी जाते तो कमाल हो जाता। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी थी कि प्राइम मिनिस्टर वुड हैव बीन सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस होते तो देश का बंटवारा भी, ये अकेला एक ऐसा इंसान थे जो इस देश के बंटवारे को रोक सकते थे। 1947 का बंटवारा सुभाष चंद्र बोस कुड हैव स्टॉप्ड, ऐसा था इनका ऑरा। लेकिन वही चीज है ना कि हमने बहुत ही क्रूशियल टाइम पे अपने लीडर्स को खो दिया। प्लेन क्रैश में, ताइवान में प्लेन क्रैश हुआ था 1946 में, फिर इनकी मृत्यु। इट वॉज अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट मोमेंट, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि मेरे पास एक लक्ष्य है जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना है। मेरा जन्म उसी के लिए हुआ है, मुझे नैतिक विचारों की धाराओं में नहीं बहना है। ये बहुत बड़ी बात है। अब आप देखिए, लक्ष्य भारत का, भारत की आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हर हाल में पूरा करना है, साम दाम दंड भेद, हथियार भी उठाना पड़े, खून की बहुत ज्यादा बात की है। सीधा सुभाष चंद्र बोस तो यही कहते थे कि भाई देखो, विदाउट ब्लड क्रांति नहीं आएगी, क्रांति तो लानी पड़ेगी, लोगों को खड़ा करना पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा, वरना तो भारत गया। क्योंकि अगर बातचीत से मामला हल हो जाता तो ब्रिटिशर कब के निकल जाते। बातचीत से मामला हल हुआ ही नहीं, है ना। महाभारत, बातचीत, कितना दुर्योधन को समझाने की कोशिश की, भगवान कृष्ण ने समझाया, धृतराष्ट्र ने, हर किसी ने, पांडवों ने समझाया, कर्ण ने समझाया, कोई बचा ही नहीं। लेकिन दुर्योधन माना नहीं माना। तो कभी कभी आपको युद्ध लड़ना पड़ता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यह सत्य है। तो मेरा जन्म उसी के लिए हुआ है, नैतिक विचारों की। देखिए, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस एक आइडियलिस्ट थे। आप ये नहीं कह सकते कि नैतिक मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ हनन किया या कुछ ऐसे वॉयलेट किया किसी चीज को। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को पता था, अगर मैं हद से ज्यादा नैतिक होऊंगा, कहते हैं ना कि इंसान के बिहेवियर को देख के ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। जैसा वो तुम्हारे साथ व्यवहार कर रहा है वैसे ही व्यवहार करो। हद से ज्यादा नैतिक हो जाते तो आजादी नहीं मिलती। ये चीज है। फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। क्या बात है, क्या बात है। शुरुआत में इंडियन नेशनल कांग्रेस 1905 तक ये सोचती रही कि भाई देखो, आजादी तो हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए डोमिनियन स्टेटस। मतलब ब्रिटिशर तो आए हमारे पास, हमको चाहिए डोमिनियन स्टेटस, ब्रिटिशर रहे, लेकिन हम जो हैं हमको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि ब्रिटानिया हुकूमत हमको छोड़ के जाए, ये रहे हमारे साथ। तो आप ये समझिए कि 1905 तक तो यही चला, लेकिन ब्रिटिशर ने कुछ नहीं दिया। वो क्यों देंगे? क्योंकि उनको अच्छा खासा रेवेन्यू भारत से आ रहा था। भारत को चूस लिया था उन्होंने ना, 33% जीडीपी। बिल्कुल जब आजाद हुआ भारत तो माइनस में चली गई। तो फ्रीडम जो है ना, आजादी जो है, वो भीख नहीं है जो तुमको दी जाएगी। ये आपसे भी मैं बता रहा हूं, बहुत लोग आजकल स्लेवरी ही कर रहे हैं। कोई रिलेशनशिप में स्लेव है, कोई शादी में स्लेव है, कोई नौकरी में स्लेव है। तो आजादी जो बोल रहे ना कि हमको आजाद कर दो भैया, ये ना, ये छीनी जाती है। छीन लो आजादी अपने हिसाब से कि आज से मैं आजाद हूं, दैट्स इट, इट इज टेकन। यही मैसेज कन्वे किया किसको? ब्रिटिशर को। और हलक से निकाल ली, उनके जवान खींच के निकाल ली कि आजादी की, अब तो लेंगे आजादी, मर के लेंगे आजादी। हमारी राह भले ही भयानक और पथरीली हो, हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, पर उसका आना अनिवार्य है। बहुत बड़ी मिसाल है सुभाष चंद्र बोस स्ट्रगल की। मैंने बताया ना, वन मैन आर्मी थे, वन मैन आर्मी। रास बिहारी घोष ने बनाई सेना, लेकिन वो टूट गई।
एक ऐसी सेना को, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जर्मनी ने यहां पे जिनको पकड़ा था, जापान ने जिनको पकड़ा था, जिन भारतीयों को पकड़ा था, उनको बना दिया। जो बिल्कुल डिमोटिवेटेड थे उनके अंदर जोश भर दिया, तुमको आजाद कराना भारत को। समझ रहे हो ना? आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है सुभाष चंद्र बोस द्वारा। स्ट्रगल का आप देख सकते हैं ना कि कितना मुश्किल रहा। ब्रिटिशर ने भी इनको कैद कर दिया, ब्रिटिशर ने। लेकिन जैसे महाराज शिवाजी औरंगजेब की चकमा देके भाग गए थे ना, ब्रिटिशर को चकमा देके भाग गए। कितना मुश्किल रहा, कैसे कैसे गए हैं। लेकिन वही चीज है ना कि सफलता का आना तो अनिवार्य है ही। यह आपके लिए बहुत बड़ी सीख है। जीवन बहुत मुश्किल होता है, जो कर रहे हो बहुत मुश्किल है, बहुत पथरीली है राह है, लेकिन याद रखना सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। वो अनिवार्य है, उसको कोई टाल ही नहीं सकता। तुमने अगर मेहनत कर दी है, कहते ना कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, कह मृत्यु क्यों वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, फिर जीत क्या फिर हार क्या। तो आप ये समझिए, यही चीज यहां पे अप्लाई होती है। कितनी भी प्रॉब्लम हो, डटे रहो। जब ब्रिटिशर को इन्होंने अकेले हरा दिया तो आप तो बिल्कुल जीतोगे ही। ये तो प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहेंगी। मुझे यह नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में हम में से कौन कौन जीवित बचेंगे, परंतु मैं ये जानता हूं कि अंत में विजय हमारी होगी। यह बहुत बड़ा कोट है, इसलिए बहुत बड़ा कोट है क्योंकि यहां पे सुभाष चंद्र बोस ने किसी को झूठा दिलासा नहीं दिया। उन्होंने बताया कि भाई देखो मरेंगे, याद रखना कि मैं यहां पे तुमको ये नहीं बता रहा हूं कि तुमको बहुत बढ़िया या तुम जिंदा बच के आ जाओगे। बहुत लोग नहीं बचने वाले हैं, लेकिन जो उपहार होगा ना, उपहार वो बहुत बड़ा होगा। आजादी की एक नई सुबह आएगी भारत में। हम इतने समय से गुलामी कर रहे हैं, 200 सालों से गुलामी कर रहे हैं ना, लेकिन वो खत्म हो जाएगा अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हम इस देश के लिए बलिदान देंगे। तुम अमर हो जाओगे, मैं तुमको यह बताता हूं, तुम अमर हो जाओगे। यह चीज है। नो रियल चेंज इन हिस्ट्री हैज नेवर बीन अचीव्ड बाय डिस्कशन। बिल्कुल सही बात है, करते रहो डिस्कशन। वही मैंने बताया ना कि कितनी बार दुर्योधन को मनाने की कोशिश की, कितनी बार हिटलर को मनाने की कोशिश की। नेवर चेम्बरलेन तो पैरों में गिर गए, बोले कि भैया ये ले लो, ऑस्ट्रिया पोलैंड जो लेना हो ले लो, एरिया तुम्हारे हाथ से। वो माना नहीं माना। कितनी बार हम पाकिस्तान को मनाते हैं, कितनी बार टेबल पे बैठते, मानता है नहीं मानता है। कितनी बार चाइना से हमने राउंड ऑफ टॉक्स कर ली, माना? जब तक पीटा नहीं, माना ही नहीं। तो इसीलिए इतिहास में अगर सब कुछ बातचीत से हो जाता ना बेटा, अगर आप इतिहास देखो तो सिर्फ युद्ध ही युद्ध मिलेंगे। कुछ है 3 साल बाद युद्ध हो गया, 6 साल बाद युद्ध हो गया, इतने युद्ध, इतने मसाकर, इतने युद्ध कि क्या बताएं। तो इतिहास में चेंज लाने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड। और डिस्कशन एक टाइम तक ही अच्छा लगता है। एक टाइम ये आपकी लाइफ के लिए भी है कि कई बार आपको फैसला लेना पड़ता है। कई बार डिस्कशन मतलब ये नहीं है कि जैसे अब कि आप लड़ लो, कई बार यू हैव टू मूव ऑन, कि बस हो गया अब डिस्कशन नहीं और नहीं, दैट्स इट, खत्म। तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आजादी दूंगा। ये तो बहुत ही फेमस कोट है। मैंने बताया ना, खून की बात सुभाष चंद्र बोस ने बार बार की है, युवाओं से बोला है कि तुम मुझे खून दो, तुमको आजादी चाहिए ना। कब तक गुलामी? देखिए आप समझ नहीं पाओगे। गुलामी एक ऐसी चीज है ना कि अभी तो हमको पता नहीं है, लेकिन आप देखिए कि जब आप बीमार पड़ जाते हो, आप उस 4 दीवारी में बंद, आपको कितना खराब लगता है। कोई आपसे बेकार तरीके से बात करता है, ये रोज होता था वहां पे भारतीयों के साथ ना, ये डेली होता था। हमेशा इनको नीची नजरों से देखा जाता था। जहां ब्रिटिशर जाते थे, कितना अजीब लगता है। आपके ही घर में आप पराए हो, आप जरा सोच के देखो, आप अपने ही घर में रह रहे हो और आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, दिमाग नहीं खराब होगा? तो इसीलिए बोला कि ये नहीं होना देना है। तुम मुझे खून दो और मैं तुमको देता हूं आजादी। माइंडसेट चेंज कर दिया। जो ब्रिटिशर व्हाइट मैन्स बर्डन लेके आए थे ना कि भाई ये तो हमारे ऊपर बोझ है, ब्राउन ब्लैक रेस को हमको आजाद कराना है, ये माइंडसेट को ही चेंज कर दिया। एक और चीज बता दूं दोस्तों, एक और इनका था कि आइडिया जो है, एक इंसान भले ही मर जाए, खत्म हो जाए, लेकिन उसका आइडिया जो है वो हमेशा रहता है। यस, वो जो आइडिया है ना वो कभी नहीं मरेगा। कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई, बहुत ही दुखद था कि जब तक वो जीवित रहे उनके आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उसके बाद कार्ल मार्क्स अमर हो गए। आइडिया हमेशा जिंदा रहता। भगत सिंह के आइडियाज आज भी जिंदा है।
वल्लभ भाई पटेल के आइडियाज आज भी जिंदा हैं, सुभाष चंद्र बोस के आइडियाज आज भी जिंदा हैं। कहीं पे भी क्रांति आती है हम इनके आइडियाज की बात करते हैं। तो ये लेक्चर था, हम शत शत नमन करते हैं हमारे सुपर हीरो ऑफ इंडिया। मैंने जब इनकी किताब पढ़ी थी एन इंडियन पिलग्रिम, ये एक इनकम्प्लीट ऑटोबायोग्राफी, आप जरूर पढ़िएगा उसे, मैं जरूर आपको रिकमेंड करूंगा। उसका मैंने रिव्यू भी किया हुआ है, अगर आप चाहो कि भाई तो मैं यहां पे भी रिव्यू कर दूंगा, लेकिन उसमें आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, है ना, मैं इतना गारंटी देता हूं। इनका ऐसा जीवन है, ही इज वेरी वेरी इमोशनल, बहुत स्पिरिचुअल थे सुभाष चंद्र बोस। विवेकानंद और अरविंदो तो इनके आइडियल थे, आप समझ रहे हो, इतने स्पिरिचुअल थे ये। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़ाई लड़ाई ना, उनको पता था भगवान कृष्ण और भगवान राम से ही तो प्रेरित है इनका जीवन। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।